चलिए, स्वागत है आप लोगों का टारगेट सोनी यूट्यूब फैमिली में। बिहार शिक्षक बहाली के लिए जो संविधान का पोर्शन हम लोग का चल रहा है, उसमें आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मौलिक अधिकार। जी हाँ, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन कम से कम 3-4 रहेंगे। संविधान से तो रहेगा ही क्वेश्चन आपका, उसमें मौलिक अधिकार से आपका 3-4 क्वेश्चन रहेगा। और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि विज्ञप्ति आ गया, आप लोग देख ही लिए होंगे विज्ञप्ति को। उसके अनुसार अब 120 मार्क्स का पेपर आएगा सबका, चाहे वो प्राथमिक दे रहे हो चाहे माध्यमिक दे रहे हो। 15 जून से भरा जाएगा और एग्ज़ाम उसी डेट को होगा, मतलब 19 अगस्त, 20 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त को। हम लोग का टारगेट क्या रहा है कि 1 जून कल स्टार्ट हो रहा है ना, कल 1 जून, 1 जून से 30 जून तक हम लोग संविधान, भूगोल और इतिहास को ख़त्म कर लें। ठीक है, स्टार्ट किया जाए मौलिक अधिकार। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइव जुड़ जाइए सब लोग। चलिए देख लेते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोल रहा है ना, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है, हो जाता है। जय हिंद, जय हिंद। चलिए लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अच्छा, वो लोग भी लाइक कर दें जो लाइक करके चले जाते हैं ठीक है, लाइक करते हैं सब चले जाते हैं। लाइक की संख्या होती है 25 और व्यूज मतलब देखने वाले लोग होते हैं कितने, 15। आप लोग जुड़े रहिए पूरा, मतलब देखिए कम से कम इसको। ठीक है, आप लोग जब चले जाते हो ना कि बाद में देख लेंगे, आप खुद रियलाइज कीजिएगा, बाद में आपको टाइम मिलता नहीं होगा देखने के लिए। ठीक है, बाद में आपको टाइम नहीं मिलता होगा। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा आज, क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए कि मौलिक अधिकार को एक ही वीडियो में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि मौलिक अधिकार क्या होता है। तो मौलिक अधिकार राज्य द्वारा अपने नागरिकों को दिया गया अधिकार है। मौलिक अधिकार जो है ना, राज्य द्वारा अपने नागरिकों को दिया गया अधिकार है, जो कि राज्य के लिए निगेटिव होता है। निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि राज्य अगर नहीं दे तो उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मौलिक अधिकार अगर राज्य नहीं देता है तो उसको प्रॉब्लम होगी, इसलिए राज्य के लिए क्या माना जाता है, निगेटिव। अब मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए कितना जरूरी है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज होता है। किसी व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हो, उसके लिए क्या जरूरी है, उसका मौलिक अधिकार उसको दिया जाए। ठीक है, अब संपूर्ण व्यक्तित्व में क्या है, उसका आध्यात्मिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों स्तर पर विकास हो। आध्यात्मिक, मानसिक तथा बौद्धिक तीनों स्तर पर विकास होने के लिए जरूरी है कि राज्य आपको मौलिक अधिकार दे, अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दे। इसका मतलब बहुत जरूरी हो गया ये, और जरूरी है तो हमको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो हम लोग आज देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या क्या है जो हमको मिलता है, राज्य हमको क्या करता है, देता है। राज्य किसके माध्यम से देता है, संविधान कहा है कि राज्य दो, तब राज्य देता है, नहीं तो राज्य देना नहीं चाहेगा। और मौलिक अधिकार उसी तरीके से होता है ना कि जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए कि आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोग 10th में होंगे, आप बोले होंगे कि हमको यहाँ पे पढ़ना है, पिताजी कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करोगे, तुम घर पे बैठो। तो बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे ये बोलते हैं कि हमको पढ़ना है, पैसा आपका आप कहीं से लाइए, हम नहीं जानते, हमको पढ़ना है, या हमको ये चीज़ चाहिए। मतलब तुम लोग को ये लगता है ना कि ये हमारा अधिकार है, बच्चों को क्या लगता है कि ये हमारा अधिकार हमको चाहिए। उसी तरीके से मौलिक अधिकार, बच्चा हो गया तो राज्य क्या हो गया, माता पिता हो गया, जिससे अधिकार राज्य क्या करता है, बच्चा क्या करता है, लेता है, और राज्य देता भी है। लेकिन बदले में एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि आप भी अपने माता पिता क्या करो, सम्मान करो, आपका भी कुछ कर्तव्य होता है। और वहीं पे हम लोग क्या देखते हैं, मौलिक कर्तव्य की बात आती है। लाइट ज़्यादा हो गया क्या, तो आके आप एडजस्ट करो, अब ठीक हो गया। चलिए ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अभी मौलिक अधिकार की। क्लियर है। चलिए, तो मौलिक अधिकार सबसे पहले देखते हैं कहाँ से लिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार हमारा संविधान में कहाँ से लिया गया, तो लिया गया है अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार को। और मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक उल्लिखित है। अच्छा लिखते चले ना, हाँ चलिए, भूल गए थे कि लिखना भी है। ठीक है, ये लाइट कट कर दो, इन्वर्टर पे कर दो सीधा। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेखन है। मौलिक अधिकार बड़ा बड़ा लिख रहा है ना जी, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, कहां से कहां तक उल्लेख है वो, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक उल्लेखित है
12 से लेकर 35 तक हम लोग पूरा पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, किसी को भागना नहीं है, साथ साथ में पढ़ते चलना है, ठीक है। लाइव जुड़े रहिए, एकदम लगे रहिए। तो मौलिक अधिकार हमारा संविधान में कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। कहाँ से लिया वो? यूएसए से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। क्वेश्चन पूछा जाता है मौलिक अधिकार राज्य के लिए क्या होता है? निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उसकी मजबूरी है देना। मौलिक अधिकार का हनन कोई नहीं कर सकता, ये हमारा संविधान हमको पावर दिया है, ठीक है। चलिए, तो अब देखेंगे मौलिक अधिकार हमारे कितने थे। तो मौलिक अधिकार हमारे पास इस समय 6 हैं। कितने बाबू? 6 हैं। 2 इधर बना देते हैं। इस समय 6 हैं, लेकिन मूल संविधान में कितना था? 7 था। मूल संविधान में हमारे पास कितना था? तो सर एक क्या हुआ? मूल संविधान में 7 हमारे पास मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक संविधान संशोधन करके एक को क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। अच्छा, किसको निकाला गया? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था मूल संविधान में, लेकिन उसको क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। कब निकाला गया सर? तो 1978 में निकाला गया। ये सब नोट करते जाइएगा, सब नोट कर लीजिए। 1978 में निकाला गया। 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के तहत निकाल दिया गया। और निकाल के सर कहाँ रखा गया? मौलिक अधिकार से हटा दिया तो कहाँ रखा गया? तो इसको रखा गया भाग 3 से हटाया गया और भाग 12 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मौलिक अधिकार से हटा करके संपत्ति के अधिकार को कहाँ रखा गया है? भाग 12 में। और भाग 12 के किस अनुच्छेद में बाबू? तो 300 के क में या 300 के ए में रखा गया है। क्वेश्चन यहां से सीधा सीधा बनता है कि संविधान संशोधन के तहत हमारे मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा करके और अलग किया गया। और 1978 में 44वें संविधान संशोधन, ठीक है। उसके बाद से कहां रखा गया? तो भाग 12 के 300 क में रखा गया है। क्लियर हो गया? सर संपत्ति के अधिकार को हटा क्यों दिया गया? देखिए, मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो राज्य के लिए क्या है? निगेटिव है, हमको चाहिए ही चाहिए। अब संपत्ति का अधिकार, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो गई? संपत्ति का अधिकार का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप कहीं पे जमीन खरीद लिए, मान लीजिए पटना एयरपोर्ट के पास आप जमीन खरीदे हो, ठीक है। अब सरकार कह रही है कि एयरपोर्ट के पास हमको क्या करना है? सैन्य अड्डा बनाना है। इसलिए कि देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक मतलब बेस बनाना है, अड्डा बनाना है हमको। और आपसे कहेगी कि भाई आप जितना आपका संपत्ति का पैसा हुआ वो क्या कर लीजिए? ले लीजिए और अपनी संपत्ति हमको दे दीजिए। आप कह रहे हो कि नहीं, संपत्ति हमारा मौलिक अधिकार है, हम नहीं देंगे। और अगर संपत्ति मौलिक अधिकार है तो किसी के पास ताकत नहीं है कि आपसे क्या कर ले? छीन ले। अब यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ये बताओ, सैन्य अड्डा जरूरी है कि आपका मतलब संपत्ति जरूरी है? सैन्य अड्डा जरूरी है। आपकी संपत्ति जितनी है, जब भी बात आ जाएगी देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा की, तो वो जीरो है। अरे संपत्ति हमारी तभी है, हम यहाँ खुशी खुशी पढ़ा रहे हैं, क्यों? स्वतंत्र हैं। तो हमको स्वतंत्र करने के लिए हमारे देश की एकता और अखंडता क्या है? जरूरी है। कोई रक्षा कर रहा है वहाँ पे, अब उनकी बात आ जाए, जैसे जहाँ पढ़ा रहे हैं लाइव वहाँ से हट जाइए, यहाँ पे सैन्य अड्डा बनेगा तो हम हटेंगे नहीं? हट जाएंगे, तभी तो सुरक्षित हो कहीं पढ़ा पाएंगे। क्लियर है? तो संपत्ति के अधिकार को निकालना पड़ा, नहीं तो लोग क्या करते? छोड़ते नहीं थे। रेलवे ट्रैक बिछाना है, जमीन चाहिए, नहीं देंगे, जमीन संपत्ति है। अच्छा, इसका मतलब सर सरकार जब चाहे तो ले सकती है संपत्ति हमारी? हाँ, ले सकती है। तो यहाँ पे रखा गया तो कौन सा अधिकार है? यहाँ कौन सा था? मौलिक अधिकार। इसमें रख दिया तो क्या बन गया? वो विधिक अधिकार बन गया। इधर दिखाई दे रहा है जी, खड़े होकर देखो, कौन सा अधिकार बन जाएगा? विधिक अधिकार, मतलब लीगल, लीगल राइट, लीगल राइट्स। विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार। संपत्ति हमारा क्या होता है? कानूनी अधिकार होता है। मतलब कानून के तहत हम क्या कर सकते हैं? उसको अपने पास रख सकते हैं, और गवर्नमेंट चाहे तो कानूनी प्रक्रिया पूरा करके उसको क्या कर सकती है? ले सकती है। क्लियर है? उसको कानूनी प्रक्रिया पूरा करके ले सकती है। तो यहाँ से ये काम हो गया। तो अब क्वेश्चन का जवाब दो आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जुड़े रहिए सब लोग, बहुत बढ़िया। चलिए पढ़ते भी रहिए। तो संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है इस समय? संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। अभी पढ़ा रहे हैं, तुम लोग भूल जा रहे हो। कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। मूल संविधान में कितने प्रकार के अधिकारों की बात की गई है? 6 प्रकार की। मूल संविधान में 7, अभी 6। कौन हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। तो सर कौन कौन सा है? चलिए देखते हैं। समता का अधिकार, कौन सा बाबू? समता का अधिकार, समता का अधिकार। उसके बाद कौन सा है? नीचे लिखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद से शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। दिखाई दे रहा है ना मार्कर, ठीक से देख लो, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद से चौथा क्या होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहां से लिख रहे हैं बाबू, यहां से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दिखाई दे रहा है सब, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमारा 6 प्रकार का क्या है, अधिकार है। अब यहां पे देखेंगे कि सर किस किस आर्टिकल में है, कहां से कहां तक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, समता का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 14 से लेकर के और अनुच्छेद 18 तक है। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक कौन है, समता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह अनुच्छेद 23 में और 24 में वर्णन है इसका, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो है वह 29 और 30 में वर्णन है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णन है। सर 14 से लेकर के 32 तक आप पहुंच गए, लेकिन 31 तो गायब कर दिए। 31 दिख रहा है तुम लोग, कहीं नहीं दिख रहा है। कारण क्या है, कारण ये है 31 में ही वर्णन था संपत्ति के अधिकार का, जिसको हम लोग यहाँ से हटा दिया गया और कहाँ लेके चले गए, अनुच्छेद 300 के क में लेके चले गए और भाग 12 में लेकर के चले गए। भाग 3 से हटा के भाग 12, अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 क। कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, कब, 1978। अच्छा, सरकार किसकी थी, कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग, सरकार किसकी थी 1978 में, और कौन प्रधानमंत्री थे। चलो बता दोगे तो आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा, बता दोगे आप लोग तो एक गिफ्ट आपको हम भेजेंगे, ठीक है। ऑनलाइन स्कैनर भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन जिसका जवाब आएगा उसी को भेजेंगे, बाकी को नहीं भेजेंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा 6, याद रखिएगा हमेशा। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 और 30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 खत्म। इसको कहते हैं निरसित कर दिया गया, विरमित कर दिया गया या निष्कासित कर दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हो गया हमारा पूरा अधिकार। अब एक एक अनुच्छेद को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब पहला हेडिंग डालेंगे आप लोग, समता का अधिकार, समता का अधिकार। अच्छा, अभी तक एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं आया कि सर अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक आप बोले थे कि स्वतंत्र ये मौलिक अधिकार है, और आप तो अनुच्छेद 14 से 18 तक स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, अगर क्वेश्चन है कोई तो आप लोग बोल सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। समता का अधिकार 14 से 18 तक है, 12-13 कहाँ गया, और क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इसलिए हम अपने मन से ये मानते हुए कि आप क्वेश्चन नहीं पूछे हो, अपने मन से हम क्या कर रहे हैं, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप कहीं नोट में लिख लीजिए अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13। चलिए अनुच्छेद 12 में लिखिए, लिखेंगे नहीं, बहुत टाइम लग रहा है। अनुच्छेद 12 में लिखिए आप लोग
इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या लिखोगे? इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य का मतलब, राज्य या तो केंद्र सरकार हो सकता है, राज्य सरकार हो सकता है, नगर निकाय हो सकता है, प्राधिकारी हो सकते हैं, मतलब जो अधिकारी हैं। इतने लोगों को राज्य बनाया गया है मौलिक अधिकार से, जिनसे संरक्षण मौलिक अधिकार को दिया जाएगा। मतलब अगर आपके अधिकार का, जैसे आपके यहाँ मुखिया हैं या प्रधान हैं, जो भी हैं, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो आप चले जाओगे, वहाँ पे जो मुखिया प्रधान होंगे वो राज्य कहलाएंगे। उनके अगेंस्ट में आप कोर्ट में चले जाओ कि हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। कोई विधायक हैं, वो अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं तो वो आपके लिए क्या हो गए? राज्य हो गए। अगर कोई सांसद है वो कर रहा है, वो आपके लिए क्या हो गया? राज्य हो गया। पुलिस है वो कर रही है, वो भी क्या हो गई? राज्य हो गई। मतलब राज्य की परिभाषा इसमें दी गई है कि जब हम बात करेंगे राज्य की तो राज्य कौन होता है। क्लियर हो गया? हर बार हम कहेंगे कि राज्य राज्य राज्य, तो उस बात में राज्य कौन है? केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, लोकल नगर निकाय है, ये पंचायती राज व्यवस्था है, प्राधिकारी लोग हैं, ये सब क्या हो गए? जाएंगे राज्य हो जाएंगे। ये किस में वर्णन है? अनुच्छेद 12 में। सर अनुच्छेद 13, तो ये कर लीजिए ना, इसको लिख करके अनुच्छेद 13 को और 1000 बार स्टार मार लीजिए। कितने बार? 1000 बार। पूरा कॉपी भर जाएगा। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, आईएएस का एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। क्यों? इसलिए कि इसमें किसका वर्णन है सर? इसमें वर्णन है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बाबू? न्यायिक पुनर्विलोकन। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ, ये देखो, ये ब्रह्मास्त्र दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, ब्रह्मास्त्र अनुच्छेद 13 के तहत, कि जब भी अगर कुछ समझ में ना आए तो क्या छोड़ देना है? ब्रह्मास्त्र। तो अनुच्छेद 13 कहता है, आप क्या पावर देता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर विधायिका मतलब समझा दिया है ना, केंद्र सरकार में कौन? लोकसभा, राज्यसभा और संसद, जहां कानून बनता है। राज्य सरकार में कौन? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो अगर विधायिका कोई भी ऐसा कानून बनाने का प्रयास करे या बना दे जो मौलिक अधिकारों का हनन करे, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, या कार्यपालिका कोई भी ऐसी कार्य क्रियान्वित करे, अच्छा शुद्ध हिंदी बोल दिए, देखना गलत होगा तो, क्रियान्वित करे, कोई भी कार्य ऐसा करे जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध जा रहा हो, तो उस समय जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग करके, अनुच्छेद 13 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए उस कार्य को रोक देगी, और अगर विधायिका कानून बनाए होगी तो कानून को निष्क्रिय घोषित कर देगी, कानून खत्म हो जाएगा। है ना मजेदार चीज? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर सबसे ऊपर रख दिया गया। संसद भवन में बैठ के डिस्कशन करके आप लोग कानून बनाओ, और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो क्या कर दे? खत्म कर दे। सर तब तो बड़ा पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट। है, लेकिन कब? केवल मौलिक अधिकार को लेकर के। मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, और यही रीजन है कि संपत्ति के अधिकार को क्या कर लिया गया? हटा लिया गया। कारण ये था कि जैसे ही, देखो भाई क्या हो रहा है, जैसे ही संभालो, जैसे ही आपकी संपत्ति गवर्नमेंट कहती कि रेलवे में आ रहा है आप दे दो, आप कहते नहीं देंगे, हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, कोर्ट में जाते, कोर्ट तुरंत रोक देता, गलत कर रहे हो, कार्यपालिका को रोकता, तुम रुक जाओ। तो संपत्ति के अधिकार को ही हटा दो कि बात यहां तक पहुंचे ही ना। तो अनुच्छेद 13 जुडिशियल रिव्यू का उल्लेख है। क्वेश्चन पूछा जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो क्या कहोगे? अनुच्छेद 13 में है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा न लेते हुए समता का अधिकार का डिस्कशन हम लोग अब इसमें करेंगे। तो समता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 14, यहाँ पे लिखते हैं 14, 15, 16, 17, 18, दिख रहा है जी? इन सब का वर्णन यहाँ पे करेंगे। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष मिटा देते हैं इसको, विधि के समक्ष समानता, समता या समानता, बात वही है, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 कहता है कि कोई भी कानून जो होगा हमारे देश में बनेगा वह सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई प्रधानमंत्री का बेटा हो, कोई किसान का बेटा हो, और वह किसी का मर्डर करते हैं, तो जो मर्डर के लिए सजा देने का प्रावधान होगा वह दोनों के लिए क्या होगा? बराबर होगा। यह हमारा अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता का प्रावधान होगा, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, एक समान विधि रहेगा। ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि अपने नागरिकों में
लिंग, जाति, धर्म, निवास स्थान, नस्ल आदि को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गया ना? कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसके लिंग को लेकर के, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, निवास स्थान को लेकर के और उसके नस्ल को लेकर के अगर टिप्पणी टिप्पणी करता है तो वो उसके मौलिक अधिकार का हनन करता है। और अगर मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? और यही रीजन है कि यहां से जाति सूचक शब्द चमार कहने के लिए प्रतिबंधित किया गया। अगर कोई किसी को जाति सूचक शब्द यूज करके और प्रताड़ित करता है तो उससे क्या होगा, उसके ऊपर हर्जन एक्ट लगेगा। देखो, प्रताड़ित करने का मतलब समाज में इससे ऊंच नीच की भावना पैदा हो रही है। जैसे लोग गाली शब्द बना देते हैं तो ये शब्द क्या किया, बैन किया गया है। ठीक है, लेकिन आप कहोगे निवास स्थान को लेकर के, बिहार में नौकरी मिल रही है किसको, बिहारियों को, दूसरे को नहीं मिल रही है। टीचर वाले में अभी विज्ञापन आया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। तो इसका मतलब सर सबके मौलिक अधिकार यूपी वाले केस क्यों नहीं कर दे रहे हैं? केस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अनुच्छेद 15 में ही कहा गया है नीचे कि राज्य चाहे तो अपने यहाँ के नागरिकों को विशेष सुविधा दे सकता है और उसी के तहत विशेष सुविधा दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में, बाबू ध्यान रखना, लोक नियोजन इसका मतलब क्या होता है? लोक नियोजन मतलब जो भी भर्तियां होंगी लोक सेवा आयोग के द्वारा, लोक नियोजन जो ही भर्तियां होंगी उसमें सबको समान रूप से अधिकार दिया जाएगा। कहीं पे किसी को ऊंच नीच की भावना से नहीं देखा जाएगा। नहीं सर देखा जा रहा है, अभी आज फार्म आया उसमें हमने देखा कि उसमें आरक्षण दिया जा रहा है, महिलाओं के लिए इतना सीट, पुरुषों के लिए इतना सीट, ओबीसी के लिए इतना, क्रीमी लेयर इतना, ईडब्ल्यूएस इतना, फलाना ढिकाना सब कुछ दिया है। तो यह अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है सर, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट और क्या करते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत इस पर कार्रवाई करवाते हैं राज्य के ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर। तो नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 16 का 4 कहता है, पूछ सकता है क्वेश्चन, 16 का 4 कहता है कि राज्य अपने यहाँ नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। राज्य को क्या कर दिया गया, वहां पर छूट दे दिया गया कि आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। अच्छा, ये आरक्षण सर क्यों, आरक्षण का प्रावधान क्यों दिया गया? तो अनुच्छेद 16 के 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 14 का पालन कराने के लिए, समाज में समानता लाने के लिए, जो नीचे तबके के लोग हैं उनको उठाने के लिए आरक्षण राज्य चाहे तो दे सकता है अनुच्छेद 16 के 4 के तहत। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। क्या किया जाएगा वो? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। अच्छा एक चीज देखो, बीपीएससी का क्वेश्चन है, अस्पृश्यता मतलब होता क्या, ये पूछा था। अस्पृश्यता का अंत छोड़ दो, अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? तो अस्पृश्यता का मतलब होता है, लिख लो, यहाँ नहीं लिखेंगे, छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत। छुआछूत का मतलब क्या हुआ कि पहले लोग क्या कहते थे, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। छुआछूत मतलब इनके टच में नहीं आएंगे, इनके घर खाना नहीं खाएंगे, मतलब जितनी सारी व्यवस्थाएं थी। हालांकि आज भी अभी समाज में है, कानून बनाने से कम होता है, खत्म नहीं होता है। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत किया गया, मतलब छुआछूत का अंत किया गया था। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 कहता है कि सभी उपाधियों का अंत, क्या कहता है? सभी उपाधियों का अंत किया जाएगा। मतलब शिक्षा और, ध्यान रखिएगा, शिक्षा और सैन्य को छोड़ करके किसी भी क्षेत्र में आप कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। जैसे एक पत्रकार है, देखते हो नाम उनका लिया था तो कहा था मेजर गौरव। मेजर क्यों लगाया था? इसलिए कि सेना से हैं। पीएचडी जो किया है शिक्षा व्यवस्था से, डॉक्टर जिसको भी नाम लगा लो, डॉक्टर फलाना ढिकाना, ठीक है। तो डॉक्टर की उपाधि भी दी जा रही है, तो क्या देगा? शिक्षा से संबंधित, बाकी कोई भी संबंधित उपाधि नहीं दी जाएगी। क्यों? जैसे मान लो केसर हिंद, देव, गुरु, ये सब उपाधि अब नहीं दी जाएगी। क्लियर हो गया? अब गुरु मतलब ये वाला गुरु नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो गुरु कहा गया था उस मामले में कह रहे हैं। तो ये हो गया हमारा समता का अधिकार संबंधित। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा, नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
इसमें कौन कौन आर्टिकल है वो? 19, 20, 21, 22। ठीक है। अब 19 में देखो, 19 वाले को थोड़ा बड़ा करना है हमको, चलो आगे कर देते हैं। 19 में 2 पार्ट है, 19 का 1 और 19 का 2। 19 बोल रहे हैं तो 19 नहीं सुन रहे हो, कई लोग 19 और 19 में कंफ्यूज हो जाएंगे। 19 का फर्स्ट, 19 का सेकेंड। अब 19 के फर्स्ट में बाबू यहाँ पे 6 प्रकार के अधिकार हैं। 19 के फर्स्ट का क, 19 के फर्स्ट का ख, 19 के फर्स्ट का ग, 19 के फर्स्ट का घ, पूरा अंग तक याद करा देंगे। 19 के फर्स्ट का अंग, 19 के फर्स्ट का च और 19 के फर्स्ट का छ। अब च हटा दिया गया है। चलो अब एक्सप्लेन करते हैं इसको, लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, आप लोग लिखते जाइएगा। बोल रहे हैं अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में 2 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 19 का फर्स्ट, अनुच्छेद 19 का सेकंड। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में 6 हैं, 7 थे, 1 हटाया गया है। इसका मतलब 1 किससे संबंधित है? संपत्ति से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। अनुच्छेद 19 का पहला का क कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। वाक मतलब क्या होता है? बोलने की स्वतंत्रता होगी। मतलब कोई व्यक्ति अपने अंतःकरण की आवाज को बाहर निकाल सकता है, बोल सकता है। ठीक है, और इसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कई बार पूछा जाता है कि प्रेस मीडिया जो है उसको स्वतंत्रता दी गई है कि किसी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलता रहता है, तो किस आर्टिकल के तहत दी गई है? अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 का 1 का ख ये कहता है कि आप बिना हथियार के शांतिपूर्वक कहीं पे सम्मेलन या प्रदर्शन कर सकते हैं। मतलब आप प्रदर्शन कर जाते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन हथियार नहीं होना चाहिए और शांतिपूर्वक। ठीक है, ग क्या कहता है कि आप सम्मेलन कर लिए, आप कोई संगठन या पार्टी बना सकते हो, आप कोई संगठन या पार्टी बना सकते हो, ये स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का ग। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट का घ कहता है कि आप कहीं पे भी पूरे देश में हर जगह पे विचरण कर सकते हैं, मतलब घूम के आ सकते हैं। तो घूमने प्रतिबंध तो होता नहीं है, घूमिए आइए कहीं पे जाइए। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट का कौन सा पढ़ा है जी? घ बताए हैं, अंग। अंग कहता है कि आप पूरे भारत में किसी भी राज्य के निवासी हो सकते हैं, मतलब जाके बस सकते हैं। ऐसा भी संभव है, जाके आप जमीन लीजिए, रहिए, उसका क्राइटेरिया पूरा कीजिए और निवास कर लीजिए। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में च कहता था कि आप संपत्ति रख सकते हैं, और इसीलिए इसको भी क्या कर दिया गया? हटा दिया गया और 300 क में डाल दिया गया। चलिए, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट का 6 कहता है कि आप निवास कर लिए, अब कोई वृत्ति या व्यापार कर सकते हैं, मतलब कोई बिजनेस धंधा कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 19 का सेकेंड कहता है कि जो फर्स्ट में, 19 के फर्स्ट में उपर्युक्त बातें कही गई हैं, आपको स्वतंत्रता दी गई है, अगर देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध जाता है या देश की सुरक्षा के खिलाफ जाता है, तो ये आपकी सारी बातें क्या कर दी जाएंगी? खत्म कर दी जाएंगी। इसका मतलब सर, अनुच्छेद 19 का 1 का क कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम माइक ले लें और मोदी को गाली देना स्टार्ट कर दें तो कुछ होगा? होगा, इसके तहत आपको जेल में डाल दिया जाएगा। सर हम माइक ले लें और देश को गाली देना स्टार्ट कर दें, तब देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा। ठीक है सर, अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का ख कहता है कि हम बिना हथियार के मार्च कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ का डीएम आपको आदेश नहीं देता है कि आप नहीं बैठें, गांधी मैदान में आप प्रदर्शन नहीं करेंगे आज, और आप बैठेंगे जबरदस्ती, तो क्या हो जाएगा यार? पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी पहलवानों के ऊपर आप लोग देखें, जहाँ पे मतलब एक तरीके से उनकी बात सही थी, फिर भी उनको जेल में डाल दिया। कारण क्या था? कारण ये था कि जिस दिन पीएम उद्घाटन कर रहे थे संसद भवन का, वो उसी दिन वहाँ पे मार्च करने के लिए जा रहे थे, और पुलिस रोक रही है कि इसलिए कि सुरक्षा की बात थी, और नहीं मानने पे उनके मौलिक अधिकार होते हुए भी उनको क्या कर दिया गया? जेल में डाला गया। ठीक है सर, 19A का घ क्या कहता है? सॉरी, ये क्या कहता है? यहाँ से हम सम्मेलन कर लिए, यहाँ से क्या कर लिए? यहाँ से बोल लिए, यहाँ से सम्मेलन कर लिए, यहाँ से पार्टी बना लिए, यहाँ से पूरे देश में क्या कर लिए? घूम लिए, यहाँ से निवास स्थान बना लिए, यहाँ से कोई वृत्ति या व्यापार कर लिए। सर आप बता दिए लेकिन हमको भूल जाता है, भूल जाएगा ना? चलो एक एग्जांपल देते हैं, जैसा हम याद किए थे। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, 2010 में आते हैं और करप्शन के खिलाफ बोलते हैं। अनुच्छेद 1 का क वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोल दिए पूरा।
ठीक है, सरकार सुनी नहीं सुनी, कांग्रेस की सरकार थी। तब गांधी मैदान, सॉरी गांधी मैदान बोल रहा है, दिल्ली में जंतर मंतर पर क्या हो गए, धरना में बैठ गए। अनुच्छेद 1 का ख क्या कहता है, शांति के साथ धरना में बैठ जाइए। अन्ना हजारे को ले लिए, कुमार विश्वास, ये किरण बेदी, सब लोग बैठ गए धरना पे, मतलब अरविंद केजरीवाल क्या हो गए, धरना में बैठ गए। अनुच्छेद 1 का ख। उसके बाद क्या हुआ, अनुच्छेद 1 का ग, अपनी पार्टी बना लिए और पार्टी का नाम क्या रखे, आप बताओ, तो आम आदमी पार्टी बन गई। उसके बाद पार्टी बनकर तैयार हो गई। अब पूरे देश में घूमेंगे, घूमे थे कि नहीं घूमे थे, हर जिला जिला में गए कि करप्शन हटाना है, करप्शन हटाना है, तो पूरे देश में घूमने की स्वतंत्रता, घूम लिए, ठीक है। अब उसके बाद से दिल्ली में जाके बैठ गए, निवास स्थान हो गया दिल्ली में। अब तब कहे कि इलेक्शन लड़ लेते हैं, तो भाई वो भी तो कोई वृत्ति या व्यापारी है, और दिल्ली में इस समय इलेक्शन लड़के अस्थायी रूप से शासन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम उनको क्रम में सजा के याद किए थे, आप लोग भी कर सकते हैं। इससे किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, हम आपको पढ़ाने के लिए बताए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अनुच्छेद 19 का 2 क्या कहता है कि अगर इन माध्यम से जितनी स्वतंत्रता दी गई है, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को मतलब ठेस पहुंचे, तो आपकी ये जो स्वतंत्रता है वो क्या कर ली जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए अब अनुच्छेद 19 का ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, ये कहता है आपको कि अगर आपको, ये कहता है दोष सिद्धि का अधिकार, क्या कहता है, दोष सिद्धि का अधिकार, मतलब आप दोषी नहीं हैं तो आपको कोई सजा नहीं होगा, और तब तक आपको जेल में नहीं डाला जाएगा जब तक आप कन्विक्ट ना हो जाए, मतलब कोर्ट के द्वारा आपको दोषी सिद्ध ना कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए सर, पुलिस हमको लेके गई और जेल में रखी, 24 घंटा से अधिक जेल में नहीं रख सकती है, 24 घंटा से ज़्यादा जेल में नहीं रह सकती है, उसको क्या करना होगा, कोर्ट में लेके जाना होगा। पुलिस का काम बस इतना होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोर्ट का सहारा बनना। कोर्ट कहता है कि वहाँ पे केस हुआ था, तुम पकड़ के लाओ, आज आदमी आ नहीं रहा है, तो पुलिस का मैं पकड़ के ले जाकर रख देना, 24 घंटे जेल में रख सकती है। वो भी अगर 10 बजे दिन में पकड़ती है, शाम तक पहुँचाना है, रात में पकड़ती है, सुबह पहुँचाना है। तो आप कोर्ट में जाओगे, आपके ऊपर कोर्ट कहेगा कि हम 2 महीने बाद सुनवाई करेंगे, मतलब जब तक कन्विक्ट नहीं करता है तब तक आप जेल में नहीं रहोगे, सजा नहीं पाओगे। सर लेकिन हम देखते हैं कि 1 महीना अगर प्रोसेस चलता है तो आदमी जेल में रहता है, तो जिस समय सुनवाई होगी और आपको 1 साल की अगर सजा हो रही है, तो जो 4 महीना, 5 महीना, 1 महीना आप जेल में रहोगे, उसको माइनस करके बाद में आपको सजा दी जाएगी कि 6 महीना रह चुके हो, 6 महीना बाकी है। क्लियर हो गया, ये अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब प्राण और शरीर की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। हमारे प्राण को, मतलब हमारा कोई गला नहीं दबा सकता है, हमारा प्राण कोई छीन नहीं सकता है। अच्छा, कोई नहीं छीन सकता, अभी कोई जानवर आए और खा जाए, ये बात नहीं बोल रही है। राज्य नहीं छीन सकता है, कौन नहीं छीन सकता है, राज्य नहीं छीन सकता है। राज्य में परिभाषा 12 में दे चुके हैं, आपके प्राण को नहीं ले सकता है। सर तब फांसी क्यों दी जाती है, प्रोसेस के तहत लिया सकता है, कानून बना करके लिया सकता है। अच्छा, कानून बना करके, मतलब कानून के तहत जो है कि अगर कोई मर्डर कर रहा है, उसको अगर कोर्ट फांसी दे रहा है, तब उसको प्राण लिया सकता है, अन्यथा राज्य सरकार आपके प्राण नहीं लेगी। और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि आपके ग्रोथ के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध जल और बुनियादी शिक्षा की जरूरत होगी ना, ये राज्य देगा आपको। सर देता है, स्वच्छ हवा के लिए पेड़ लगाता है ना, स्वच्छ पानी के लिए नल जल योजना बिहार में नीतीश कुमार तो गली गली पहुंचा दिए, पानी पहुंचा या ना पहुंचा उससे मतलब नहीं है, टंकी दिख रहा है ना, तो वो अपना काम कर दिए। बुनियादी शिक्षा 2002 में इसी आर्टिकल के तहत, इसी आर्टिकल में अनुच्छेद 21 के क में 2002 में एक प्रावधान जोड़ा जा गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के लिए शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। क्या आपको याद है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत मुफ्त में शिक्षा मिलता है ना, तो मुफ्त में शिक्षा दी गई। और 1 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 से यह क्या हुआ, लागू हुआ। ये डेट कई बार बीपीएससी पूछ चुका है कि शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 21 से क। कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010। कब प्रावधान जोड़ा गया, 2002 में, ठीक है। चलिए सर, 19 ये 22 क्या कहता है, 22 कहता है कि अभी आपको बताया था कि अनुच्छेद 20 के तहत 24 घंटा आपको क्या रखेगा, जेल में रखेगा, और 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पहुंचा देगा। अनुच्छेद 22 कहता है नजरबंदी से संरक्षण, अगर 24 घंटे से ज़्यादा वो आपको जेल में कैद करके रख लिया, 2 दिन रख लिया, 3 दिन रख लिया, तो आपको किसी भी माध्यम से कोर्ट में पहुँचवा दीजिए मैसेज, कोर्ट तुरंत जारी करेगा कि मतलब उस पुलिस अधिकारी को कि तुरंत उसको सामने लेकर के आओ और पूछेगा
क्यों 3 दिन बंद किए, 24 घंटे में क्यों हमारे पास नहीं हाजिर किए। जांच भी उठाएगा कि आखिर क्या गलती थी। अगर जांच में वो पुलिस अधिकारी या वो अधिकारी जो राज्य है गलत पाया जाता है तो आपको बाइज्जत बरी किया जाएगा और उसको सजा दिया जाएगा। ये नज़रबंदी के खिलाफ 22 है। तो आपको 4 प्रकार की स्वतंत्रता होगी, 19, 20, 21, 22। चलिए इसके बाद हम लगा के बढ़ते हैं। आप नोट कर सकते हैं, नोट करेंगे तो हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक है, रहने दो, ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार याद हो रहा है जी सबको? भाई मेहनत तो करना होगा हमको मतलब ऐसा लगता है कि आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि पढ़े तो हो नहीं शुरू से सब लोग, तो लग रहा है कि थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, इतना आर्टिकल हो गया सर, लेकिन मेहनत से हो जाएगा और दूसरा कोई चारा है भी नहीं, ठीक है। तो तीसरा क्या है हमारा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक बाबू? 23 और 24। तो 23 क्या कहता है? 23 कहता है कि तस्करी पर बैन लगेगा। तस्करी नहीं होगा भाई। तस्करी कौन है? अस्करी का भाई। अस्करी का भाई नहीं है। तस्करी कौन है? तस्करी मतलब होता है किसी को जबरदस्ती पकड़ करके और बेच देना, क्या कहलाता है? तस्करी। जैसे बचपन में आप लोग सुने थे ना कि यहाँ से एक बच्चा उठा लिया और उठा करके कहीं बेच दिया, पता नहीं कहाँ चला गया, वो क्या कहता? तस्करी। जानवरों की इस समय तस्करी हो रही है, आदमियों की भी विश्व में बहुत लेवल पे हाई तस्करी है। तस्करी, बलात् श्रम। बलात् श्रम, बलात् श्रम का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती काम करवाना, वो भी किसमें? फ्री में। बलात् श्रम, इन सब पे क्या हो जाएगा? बैन लगेगा। अनुच्छेद 23 कहता है कि अगर कोई भी ये काम करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको, और बंधुआ मजदूरी इसमें और जोड़ लो, बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी। अच्छा सर बंधुआ मजदूरी मतलब क्या हुआ? बंधुआ मजदूरी मतलब ये हुआ कि बाहुबली मूवी में जो कटप्पा था क्या था? बंधुआ मजदूर था। उसके दादा परदादा सब लोग वहाँ पे मजदूरी किए, मतलब वहाँ के दास रहे तो वो भी दास है। बंधुआ मजदूरी, बिना पैसे का काम करवाते रहो, क्या कहलाएगा? बंधुआ मजदूरी। इन तीनों चीज़ों पे अनुच्छेद क्या करता है? 23 बैन लगाता है। हर नागरिक का मौलिक अधिकार है कि इन सबसे उसको मुक्त रहे वो, ठीक है। अनुच्छेद 24 VVI, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहता है कि 14 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों को आप कोई भी जोखिम कार्य में नहीं लगा सकते हो। चलो भाई, 14 वर्ष की आयु का कोई बच्चा तो पढ़ नहीं रहा होगा, लेकिन जितने लोग पढ़ रहे होंगे अगर अपने बच्चों से हार्ड वर्क करवाते हैं तो मत करवाइएगा, क्योंकि अनुच्छेद 24 का उल्लंघन है। घर पे चल सकता है, कहने का मतलब है ना कि हार्ड वर्क का मतलब जोखिम भरा कार्य का मतलब क्या हो गया? कोयला की खदान में काम करवाना, जहाँ फैक्ट्रियाँ मतलब कोई फैक्ट्री बन रही है ऊपर चढ़ाए काम करवाना, ये जोखिम भरा काम है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं किया जाएगा। सर 14 वर्ष आयु क्यों रखा गया है? 6 से 14 वर्ष हम शिक्षा मुफ्त में दे रहे हैं, तो फ्री में पढ़ाओ, क्यों भेज दिए फैक्ट्री में काम करने? ठीक है, तो ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 25 से लेकर के और 28 तक उल्लेख है। लेकर के 28 तक, 25, 26, 27 और 28। चलिए भाई एक एक अनुच्छेद को देख लेते हैं। अनुच्छेद 25 कहता है कि आपको अपने अंतःकरण से बिना बाध्यता के बाध्य रहित आप किसी भी धर्म को मानने के लिए आपको स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी धर्म आप स्वीकार कर सकते हो, लेकिन अबाध्य रूप से, कोई जबरदस्ती कोई ना कर रहा हो। अंतःकरण से आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो। अनुच्छेद कौन कहता है? 25 कहता है। और जब स्वीकार कर ही लिए तो अनुच्छेद 26 कहता है कि उस धर्म के लिए आप कोई संगठन या कोई पार्टी या उसके लिए प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। अनुच्छेद 26 कहता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि कोई भी धार्मिक कर राज्य नहीं लेगा किसी भी नागरिक से, मतलब धार्मिक कर आपसे नहीं लिया जाएगा। कोई भी संगठन नहीं ले सकता है, कोई भी संस्था नहीं ले सकता है। इसका मतलब सर अगर मंदिर में कोई कहे कि यज्ञ हो रहा है और पैसा दे दीजिए, तो वो चंदा कहलाता है, टैक्स नहीं कहलाता है, धार्मिक कर नहीं कहलाएगा। क्लियर है? अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अपने अंतःकरण से अबाध्य रूप से आप कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हो। अपने धर्म के लिए आप कोई भी संगठन, पार्टी या प्रचार प्रसार कर सकते हो। अनुच्छेद 27 कहता है कोई भी धार्मिक कर राज्य आपसे नहीं लेगा। और अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य द्वारा पोषित कोई भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
धार्मिक शिक्षा क्या कर दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। ये था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ठीक है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अब यहां से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि कौन सा अधिकार ऐसा है जो केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया है? तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार सभी नागरिकों के लिए नहीं है। किसके लिए है? यह विशेष करके अल्पसंख्यक के लिए है। सर अल्पसंख्यक क्या होता है? जिनकी संख्या कम हो, उसे क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक। मुसलमान भी अल्पसंख्यक में काउंट होते हैं। ठीक है, चलिए, तो शिक्षा और संस्कृति में 2 आर्टिकल है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जिनकी भाषा, लिपि लुप्त या संस्कृति लुप्त होने के कगार पे है, वो उसको संरक्षित कर सकते हैं और उनको संरक्षित करने का उसका अधिकार होगा। ठीक है, अनुच्छेद 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक होंगे वो अपने लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और शिक्षण संस्थान को विशेष सुविधा प्रदान किया जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि कोई भी क्रिश्चियन का स्कूल होता है उसको मान्यता जल्दी मिल जाती है। कहीं पे कन्वेंट स्कूल देखोगे तो सेंट जॉन, सेंट पब्लिक, सेंट जोसेफ, सेंट जेवियर ऐसे करके मिलेगा, उसको मान्यता जल्दी मिलती है। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक समुदाय अपने लिए कोई भी शिक्षण संस्थान खोल सकता है और उसको चला सकता है। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार। तो उसको क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया है। तब कौन सा बचेगा सर? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में उल्लिखित है। इसके बारे में अनुच्छेद 32 में इसमें क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि उपर्युक्त दिए गए मौलिक अधिकार का अगर राज्य हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करने के प्रावधान किए जाएंगे। मतलब 5 प्रकार रिट जारी कर सकता है। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। क्वेश्चन पूछा गया है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो नॉर्मल पूछे कि संविधान की आत्मा कौन है तो क्या कहोगे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहते हैं। किसके अनुसार? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। लेकिन अगर पूछ दे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा, तो वो क्या दिए थे जी? प्रस्तावना। प्रस्तावना कब? 13 दिसंबर 1946। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। तो प्रस्तावना संविधान का क्या हो जाता है? आत्मा होता है जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। और अंबेडकर जी के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? आत्मा है। अंबेडकर जी जानते हो क्या कहते हैं इसके लिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के लिए? जिस प्रकार कोई रोगी जब अपने रोगों से ग्रस्त हो जाता है, कोई व्यक्ति रोगों से ग्रस्त हो जाता है, मतलब रोगी हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसका जिस प्रकार से इलाज करता है, उसी प्रकार अगर कोई भी नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसके मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है। मतलब नैतिक जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की। क्लियर है? अब देखते हैं कि सर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कौन कौन सा रिट जारी करता है। तो 5 प्रकार का रिट जारी करेगा। ठीक है, 5 प्रकार का रिट जारी करेगा। पहला क्या नाम है सर? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला रिट है सर। दूसरा रिट क्या है? परमादेश। परमादेश। सर तीसरा रिट क्या है? प्रतिषेध। प्रतिषेध। चौथा क्या है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण भाई देख लेना मात्रा वगैरह। उत्प्रेषण। लास्ट क्या है? अधिकार पृच्छालेख। पृच्छालेख। ये 5 प्रकार का रिट जारी होता है, ये याद होना चाहिए। तो एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब ये होता है कि बंदी व्यक्ति है उसके लिए प्रत्यक्षीकरण करो, एक्सप्लेन करो क्यों बंदी बनाए हो। अनुच्छेद 20 के अनुसार अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में लेके जाएगी, जाएगी ना। अगर अनुच्छेद 22 कहता है कि 24 घंटे से ज्यादा अगर आपको बंदी बनाकर रखती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा? बुला के और जांच करवाए क्यों बंदी बनाया गया है। अगर अधिकारी जांच में गलत पाएगा तो उनको
क्या करेगा, सजा देगा। यही इसी के तहत बुलाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत ये रिट जारी करती है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, क्यों गिरफ्तार किए हो, गिरफ्तार क्यों किए हो। और इसी बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत किसी व्यक्ति को जानने का अधिकार होता है कि आखिर उसे क्यों गिरफ्तार किया गया, पुलिस को बताना होगा। उसके बाद से अपने खुद या अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में जाने का भी अधिकार होता है, अपनी बात रखने का भी अधिकार होता है। क्लियर है, तो बहुत बढ़िया है ना ये। चलिए अब परमादेश, परमादेश का मतलब क्या होता है, मतलब आदेश के ऊपर सबसे इससे बड़ा कोई आदेश नहीं होगा। परम आदेश ये तब जारी होता है जब कोई भी अधिकारी, डीएम, एसपी, लोकल निकाय का अधिकारी, कोई अधिकारी या अवर न्यायालय, अवर ने मतलब नीचे, अधीनस्थ न्यायालय, सॉरी अधीनस्थ न्यायालय, नीचे वाला न्यायालय, अगर कोई भी गलत काम करता है, अपने गलत काम का मतलब अपने नियमों का पालन नहीं करता है, कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए क्या जारी करेगी, परमादेश, और कहेगी कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करो। तो क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा कि अगर कोई अधिकारी कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता तो कौन सा रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, कौन सा रीट जारी करता है, परमादेश। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन। प्रतिषेध, इसमें कहा गया है कि अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने की कोशिश करे, उसके अधिकार में नहीं आ रहा है, बाहर जाकर कोशिश करे, तो सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध जारी करता है कि गलत कर रहे हो, मत जाओ बाहर। बहुत बढ़िया। उत्प्रेषण क्या है सर, अगर अधिकारी, अगर अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर दे तब उत्प्रेषण जारी होता है। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने की कोशिश करे, प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब मना करना, रुक जाओ मत करो। और अगर जाके कर दे तब उत्प्रेषण, उत्प्रेषण में उसके द्वारा किया गया कार्य टोटल रद्द कर दिया जाएगा और सारे फाइल को सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा लेगी। क्लियर है, ये है उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा लेख का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी नौकरी कर रहा है और गलत डॉक्यूमेंट्स देकर गलत तरीके से नौकरी पाकर कर रहा है तो किसी न किसी के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, जो योग्य था वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को बुला लेगा और कहेगा स्पष्टीकरण करो कि तुमको कैसे नौकरी मिली अभी तक और नौकरी गलत तरीके से क्यों पाए हो, और सजा देगी और आपको नौकरी दिलवाएगी। तो ये रहा 5 प्रकार का रिट जो हम आपको एक्सप्लेन कर दिए। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है लेकिन सब लोग रुके रहिए, अभी 2-3 आर्टिकल और है। 32 तक हो गया ना, 33, 34, 35 3 देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए यहाँ तक मौलिक अधिकार हो गया। अब बात आती है कि सर मौलिक अधिकार का निलंबन हो सकता है क्या, मौलिक अधिकार पर रोक लग सकता है क्या? हाँ लग सकता है। मौलिक अधिकार पर रोक लगा देता है 33 और 34, अनुच्छेद 33 और 34 में मौलिक अधिकार के निलंबन का प्रावधान है। अनुच्छेद 33 कहता है कि अगर भारत के किसी भी राज्य में या उसके कोई किसी क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों द्वारा शासन संभाला जाए, पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा, तो वहाँ पर नागरिकों के मौलिक अधिकार को रोक लिया जाता है। जैसे मणिपुर में दंगा हुआ था ना, 2 जाति समूह आपस में क्या हो गए थे, भिड़ गए थे। अभी भी वहाँ पे क्या है, अर्धसैनिक बल मतलब हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, धारा 144 लगा हुआ है। तो जब ये चीज़ लगेगा तो आपके मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। धारा 144 कहता है आप 2-3 लोगों के साथ घूमिए नहीं, बात मत कीजिए। तो बात नहीं करेंगे तो आपका जो 19 का मतलब 1 का घ कह रहा था कि हम स्वतंत्र से विचरण करेंगे, तो उसका उल्लंघन हो गया। तो कहा जाता है कि 1933 लागू हो जाता है, पैरामिलिट्री फोर्स उतरी, आपकी मौलिक अधिकार निलंबन हो जाएगा। 34 कहता है कि अगर भारत के किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र में सैन्य शासन लागू हो जाए, ये कौन है भाई, अर्धसैनिक बल द्वारा, अर्धसैनिक, और ये क्या है, सैनिक, सैन्य शासन लागू हो जाए तो वहां पे मौलिक अधिकार क्या हो जाता है, निलंबन हो जाता है। और निलंबन कौन करता है बाबू, राष्ट्रपति। निलंबन कौन करेगा, राष्ट्रपति, और कोई नहीं कर सकता है। तो ये था अनुच्छेद 12 से 35 तक। 35 वाला समझा देंगे, ठीक है। 35 में ही संशोधन हुआ था, जब जम्मू कश्मीर का 378 हटा तो 35A में संशोधन हुआ था, उसमें भी हुआ था। तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित पूरे प्रावधान थे। हमको उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन हम छोड़े नहीं हैं और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप इसको नोट्स बनाइए, याद कर जाइए, और तब आप अगर आपके पास क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस उठाइए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। और यहाँ से 4-5 क्वेश्चन तो 100% आएंगे ही आएंगे। दो गया मुँह, ठीक है। चलिए, अभी तक जितने लोग जुड़े रहे सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
जुड़े रहने के लिए और पढ़ते रहिए। उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करेंगे और हम मेहनत करेंगे तो रिजल्ट तो आएगा ही। ठीक है, रिजल्ट आएगा। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।